हेलो एवरीवन। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र लेसन 2 राष्ट्रीय आय, जिसमें एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के में भी ये प्रश्न आते हैं, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लेसन का नाम है नेशनल इनकम। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड पे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? उत्तर है, उत्पादन के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, श्रम। किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कार्य जो धन उपार्जन के लिए किया जाता है श्रम कहलाता है। दूसरा है भूमि। अर्थशास्त्र में उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी प्राकृतिक साधनों को भूमि में शामिल किया जाता है। तीसरा है पूंजी उत्पादन। उत्पादन में प्रयोग होने वाले मनुष्य उत्पादित साधनों को पूंजी में शामिल किया जाता है। चौथा है उद्यमी। उद्यमी ऐसे लोग हैं जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं और उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिम का वहन करते हैं। श्रम के पारिश्रमिक को वेतन कहते हैं। भूमि के पारिश्रमिक को किराया लगान कहते हैं। पूंजी के पारिश्रमिक को ब्याज कहते हैं। उद्यमी के पारिश्रमिक को लाभ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न 2 है, किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। आंसर है, एक अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है, क्योंकि अंतिम व्यय और कारक अदायगी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 2 बाजार होते हैं, उत्पादन बाजार और कारक बाजार। परिवार फर्मों के कारक साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी आदि की आपूर्ति करते हैं, जिनके बदले में फर्में इन्हें लगान, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में कारक भुगतान करती है। परिवारों को जो आय प्राप्त होती है उससे वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए फर्मों से अंतिम वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। इस प्रकार उत्पादकों का व्यय और लोगों का व्यय उत्पादकों की आय बनाता है। एक अर्थव्यवस्था में 2 बाजारों के चक्रीय प्रवाह को हम निम्नलिखित चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। चित्र देखिए। परिवार है, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम, इसमें इनको मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ मिलता है। और एक है व्यावसायिक फर्म, जो कि उपभोग, व्यय और वस्तु और सेवाओं का प्रवाह करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक और प्रवाह में भेद कीजिए। निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है और कौन प्रवाह? हौज में पानी के प्रवाह से निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। आंसर है, स्टॉक और प्रवाह दोनों चर मात्रा के अंतर का आधार समय है। एक को समय बिंदु के संदर्भ में मापा जाता है तो दूसरे को समय अवधि के संदर्भ में मापा जाता है। प्रवाह चर प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि के संदर्भ में मापा जाता है, जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि के आधार पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है जो किसी भी एक वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ और सेवाओं के शुद्ध प्रवाह के मौद्रिक मूल्य को मापता है। अन्य शब्दों में, राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की एक वर्ष की समय अवधि में होने वाली प्राप्तियों को दर्शाता है। प्रवाह चरों के साथ जब तक समय अवधि ना लगे इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। मान लीजिए कि श्रीमान एक्स की आय 2000 रुपये है, तो आप उनके वित्तीय स्तर के विषय में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते। यदि उनकी आय ₹2000 प्रति वर्ष है तो वो बहुत निर्धन है। यदि वो 2000 प्रति माह इनकी आय है तो वे गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हैं। यदि वो 2000 प्रति सप्ताह है तो वो मध्यम वर्ग में है। यदि वो 2000 प्रति दिन है तो वे अमीर हैं, और यदि वो 2000 प्रति घंटा है तो बहुत अमीर हैं। अतः प्रवाह चरों का अर्थ समय अवधि के बिना नहीं निकाला जा सकता। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। इसकी व्याख्या समय के किसी उसमें लेते हैं, जैसे 4 बजे सोमवार है ना, 1 जनवरी 2014 आदि के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पूंजी एक स्टॉक है जो टाइम के आधार में अधिकार में किसी निश्चित
तिथि को मशीनों, इमारतों, औजारों, कच्चा माल आदि के स्टॉक के रूप में करती है। स्टॉक का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है। मान लो कि श्रीमान एक्स का बैंक शेष ₹2000 है, तो इसके साथ ये बताना जरूरी है कि वो किस समय बिंदु पर उचित अर्थ के लिए कहना चाहिए कि 1 जुलाई 2014 को श्रीमान एक्स का बैंक शेष 2000 है। निवल निवेश एक प्रवाह है और पूंजी स्टॉक है, क्योंकि निवल निवेश का संबंध एक समय काल से है, जबकि पूंजी का निश्चित समय पर एक व्यक्ति की संपत्ति का भंडार बताती है। पूंजी एक हौज का समान है, जबकि निवल निवेश उस हौज के पानी का प्रवाह के समान है। हौज में पानी का स्तर एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, अतः ये स्टॉक है, जबकि बहते हुए पानी का संबंध समय काल से है। प्रश्न 4 है, नियोजित और अनियोजित माल सूची संचय में क्या अंतर है? किसी फर्म की माल सूची और मूल्यवर्धित के बीच में संबंध बताइए। आंसर है, नियोजित माल सूची संचय तथा अनियोजित माल सूची संचय के अंतर इस प्रकार हैं। मूल्यवर्धित बराबर उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपयोग बराबर उत्पादन का मूल्य प्लस बिक्री माल सूची संचय। अतः मूल्यवर्धित बराबर बिक्री प्लस माल सूची संचय माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो प्रश्न 5 है, तीनों विधियों में किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की किन 3 निष्पत्तियाँ लिखिए। संग में ये भी बताइए कि प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का एक सा मूल्य क्या आना चाहिए। आंसर है, प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य एक सा आना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उतनी ही कारक आय सृजित होगी, और जितनी साधन आय सृजित होगी उतनी ही अंतिम व्यय होगा। इसे दिए गए चित्र द्वारा दिखाया गया है। प्रश्न 6 है, बजटीय घाटा और व्यापार घाटा को परिभाषित कीजिए। किसी विशेष वर्ष में किसी देश की कुल बचत के ऊपर निजी निवेश का आधिक्य 2000 करोड़ रुपए था। बजटीय घाटे की राशि 1500 करोड़ थी। उस देश के व्यय घाटे का परिमाण क्या था? आंसर है, सकल घरेलू उत्पाद बराबर C + S + T। सकल घरेलू व्यय बराबर C + I + G + X - M। अतः C + I + G + X - M C + S + T 1। इसमें GT से उस मात्रा की माप होती है जिस मात्रा में सरकारी व्यय में सरकार द्वारा अर्जित राजस्व की अधिक होती है। इसे बजटीय घाटा के रूप में सूचित करते हैं। MX के अंतर को व्यापार घाटा के रूप में सूचित करते हैं। दूसरा, बजट घाटा देश के लिए एक सीमा के भीतर वांछनीय हो सकता है, परंतु व्यापार घाटा सदा अवांछनीय है। थर्ड, 1 - S + G - T बराबर M - X। हम जानते हैं कि 1 - S + G - T बराबर 2000 + 1500 बराबर 3500 था। व्यापार घाटा बराबर +3000। इसके बाद आपके पास आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, वास्तविक प्रवाह से अर्थ है क, परिवार में फर्मों के कारक साधनों का प्रवाह। ख, फर्मों से परिवारों की वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। ग, क और ख दोनों। घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हाईलाइटेड है ग, वो सही आंसर है। दूसरा है, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह बराबर होते हैं या बराबर भी हो सकते हैं और समान भी। ग समान होते हैं और घ बराबर हो तो आय का चक्रीय प्रवाह संतुलन में होता है। तो जो हाईलाइटेड है आंसर क, बराबर होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का क्षरण है? आंसर, निवेश, निर्यात, सरकारी व्यय, आयात। हाईलाइटेड आंसर घ, आयात सही है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का भरण है? आंसर, बचत, कर, सरकारी व्यय, आयात। हाईलाइटेड आंसर ग, सही, सरकारी व्यय। इसके बाद है पांचवा, राष्ट्रीय आय का प्रवाह संतुलन में होता है जब भरण क्षरण होते हैं। भरण बराबर क्षरण होता है, बराबर का निशान नहीं लग पाया है। भरण बड़ा होता है क्षरण से, भरण छोटा होता है क्षरण से, भरण नॉट इक्वल टू क्षरण। तो पहला आंसर सही है, भरण बराबर क्षरण होता है। छठा है, यदि अर्थव्यवस्था में हस्तांतरण आय है तो
वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से अधिक होगा। वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह बराबर होंगे। ग वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से कम होगा। इनमें से कोई नहीं, तो हाईलाइटेड आंसर ग सही है। वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से कम होगा। तो इस तरह से इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बहुविकल्पीय हों चाहे लघु और दीर्घ हों, तो इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। कुछ और पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।